एवरीवन, दिस इज डॉक्टर स्मेधा गुप्ता। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हमारा खुद का मेडिला वेबसाइट लॉन्च हो चुका है, जिसपे सर्जरी के नोट्स अवेलेबल है, साथ ही साथ मेडिसिन, ईएनटी एंड ऑप्था के भी नोट्स अवेलेबल हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हमारी बस यही कोशिश है कि हम एमबीबीएस की पढ़ाई को आसान से आसान बना सके, ताकि वो स्टूडेंट जो कि एमबीबीएस के बर्डन को नहीं झेल पाते हैं, अब वो एमबीबीएस से नहीं डरेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज एंट्रोक्यूटेनियस फिस्टुला, व्हिच इज अ टाइप ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फिस्टुला। सो बेसिकली फिस्टुला होता क्या है? तीन चीजें होती है, सिस्ट, साइनस एंड फिस्टुला। सिस्ट में कोई भी ओपनिंग नहीं होती है, साइनस में एक ओपनिंग होती है, सिंगल ओपनिंग होती है, एंड फिस्टुला में दो ओपनिंग्स होती है। आपने कई सारे पेशेंट्स ऐसे हॉस्पिटल में देखे होंगे जिनको कोलोस्टमी हो रखी होगी। कोलोस्टमी में क्या होता है कि अगर रेक्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या करते हैं, हम एक ऑल्टरनेट पाथवे निकाल देते हैं, जिसमें हम कोलॉन को काटते हैं एंड कोलॉन में मुंह बनाते हैं। स्टोमा मीन्स मुंह बनाना, एंड उसको हम बाहर एक बैग से कनेक्ट करते हैं, जिसमें क्या फीकल मैटर जो है वो स्टोर होगा। जब हम ये सर्जरी करते हैं, ये परमानेंट तो रहता नहीं है। जब ये ट्रीटमेंट हो जाता है, पेशेंट जब ठीक हो जाता है, तब हम कोलोस्टमी को बंद करते हैं, जिसमें अगर सही से एनास्टोमोसिस नहीं हो रहा है, हमने जो टिश्यू को डैमेज किया है, जो कट्स लगाए हैं कोलोस्टमी करने के लिए, उसके आसपास फाइब्रोसिस होगी एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू फिस्टुला। एंड जो एनास्टोमोसिस होगी वो जब ब्रेक होगी, अगर उसमें ज्यादा टेंशन हो रहा है, एनास्टोमोसिस सही से नहीं हुई है दोनों साइड कोलॉन के, तो क्या होगा, वहां से कंटेंट बाहर निकलेगा। दैट विल बी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फिस्टुला। So in this way some fistulas are formed. There are some other method also जिससे फिस्टुला बन सकता है, but you have nothing to do with that. So let's see about this. Gastrointestinal fistula is of two type, external and internal. जो external होता है यानी कि जो स्किन पे एक्सपोज होता है, that will be called as enterocutaneous fistula, यानी कि cutaneous means skin and entron means intestine. An abnormal communication between mucosal epithelium of intestine and skin surface, this is called as enterocutaneous fistula. जो external type of gastrointestinal fistula होते हैं, that is called as enterocutaneous fistula. So fistula can be and fistula and lateral fistula. अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये चीजें है क्या। So let me tell you what is this. So this is our intestine, and जो भी intestine का content है, कुछ बाहर निकलेगा and कुछ continuity maintained है, and this is a skin surface. अगर कुछ part of continuity is maintained, then this is called as lateral fistula, and if there is no continuity maintained, then this is called as and fistula. इसमें जो दो part of the intestine is not connecting anyway, यानी कि थोड़ा सा भी connection नहीं है, so this is called as and fistula. And fistula का example मैंने आपको पहले जो bariatric surgery है उसमें पढ़ाया था, जिसमें जो duodenum होता है उसको कट करके सूचर कर देते हैं, तो यहाँ से फिस्टुला बनेगा, that will be called as end fistula. So fistula may be due to complete disruption of anastomotic site and partial disruption of anastomotic site. It may be because जो anastomosis है, अगर हमने दो चीजों को anastomose करा है, ये इसमें due to tension ये खुल गया, अगर ये partially खुलता है तो भी फिस्टुला हो सकता है, and ये पूरी तरीके से खुलता है तो भी फिस्टुला होता है। एंड दोनों के हमने अलग अलग नेम्स रख दिए हैं। क्या नेम्स रखे हमने? कंप्लीट डिस्ट्रप्शन ऑफ एनास्टोमोटिक साइट एंड पार्शियल डिस्ट्रप्शन ऑफ एनास्टोमोटिक साइट। अब हम आगे देखते हैं, लेटरल फिस्टुला विथ डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि ये कंटिन्यूटी मेंटेन्ड है, ठीक है, यहाँ पे फिस्टुला आ रहा है और यहाँ पे डिस्टली एक ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, तो क्या इससे फिस्टुला होने के चांसेस बढ़ेंगे? ऑब्वियसली, तो फिस्टुला होने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि जो कंटेंट आ रहा है दैट विल क्रिएट सम फोर्स, एंड इस फोर्स की वजह से जो फिस्टुला है वो एग्रीवेट होगा। फिस्टुला इन स्ट्रक्चर बॉवल, अगर स्ट्रक्चर बॉवल है, यानी कि स्ट्रक्चर का मतलब होता है नैरोइंग इन द पाथवे, ठीक है, अगर किसी बॉवल में स्ट्रक्चर हो रखा है, मान लो कि जो पाथवे है वो नैरो हो रखा है, सो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, फिस्टुला होने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि नैरो पाथवे की वजह से प्रेशर बढ़ेगा। इट मे बी सिंपल, इट मे बी कॉम्प्लिकेट। सिंपल मीन्स नॉर्मल फिस्टुला है, कॉम्प्लिकेट का मतलब है उसके अंदर कोई एब्सेस हो रहा है, मोर देन वन फिस्टुला इज देयर, कम्युनिकेशन टू द मोर साइड, एक साइड से नहीं दो तीन साइड से कम्युनिकेशन हो रखा है। So this can be the condition. It can be simple and it can be complicated. Fistula of duration more than 3 months is called as chronic fistula. अगर 3 महीने से ज्यादा fistula persist कर रहा है, then it will be a case of chronic fistula. So इसके etiology क्या होगी? Anastomotic disruption in post operative period. ठीक है, अगर जो ऑपरेशन किया हमने, दोनों कोलॉन को बंद किया है, बट जो एनास्टोमोसिस है वो खुल गया, ठीक है, तो एनास्टोमोटिक डिस्ट्रप्शन। ट्रॉमा टू द नॉर्मल बॉवल, ठीक है, नॉर्मल बॉवल में अगर ट्रॉमा हो रहा है, ये तो सर्जरी की बात होगी ना, अब सर्जरी के अलावा भी ट्रॉमा हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। डिजीज ऑफ बॉवल एक्सटेंडिंग इनटू द एडजेसेंट स्ट्रक्चर, सो जो बॉवल की डिजीज है वो निकल के एडजेसेंट स्ट्रक्चर में
जाके इन्वॉल्व कर रही है, दैट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन फिस्टुला। एंड अगर बाहर से कोई डिजीज बॉवल के अंदर आ रही है, दैट कैन ऑल्सो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फिस्टुला। और फैक्टर्स प्रेसिपिटेटिंग फिस्टुला, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि फिस्टुला अगर परसिस्ट कर रहा है तो उसको क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट करेंगे। सो यहाँ पे हो गया कुछ फैक्टर्स, कुछ पेशेंट्स की वजह से होता है, तो उसको हम याद करेंगे इस निमोनिक से, कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी आपको पता होगा इसका मतलब, हम इस निमोनिक से याद करेंगे पेशेंट्स फैक्टर। सो सी स्टैंड फॉर क्रोहन्स डिजीज, अगर किसी पेशेंट को क्रोहन्स डिजीज है। ए स्टैंड फॉर एनीमिया, एनीमिया के केस में। टी स्टैंड फॉर TB, A stand for adhesions, S stand for sepsis, T stand for tumor और malignance, R stand for respiratory failure, O stand for oxygen saturation अगर पुअर हो रखा है, P stand for blood pressure, अगर हाइपोटेंशन है, ब्लड प्रेशर लो यानी कि हाइपोटेंशन, H स्टैंड फॉर हाइपोथर्मिया, E स्टैंड फॉर इमरजेंसी सर्जरीज एंड इलेक्टिव सर्जरी, जो इमरजेंसी सर्जरीज करनी पड़ती हैं, दैट कैन रिजल्ट इनटू मोर फिस्टुला फॉर्मेशन। सो हमने कैटास्ट्रॉफी बीमारी को यूज करके जो भी पेशेंट फैक्टर्स थे वो याद कर लिए, अब हम याद करेंगे टेक्निकल फैक्टर्स। सो नेक्स्ट इज टेक्निकल फैक्टर्स, यानी कि कुछ गलतियां हो जाती है सर्जरी के दौरान, जिसमें अगर केयरफुल सर्जरी नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि फिस्टुला बन जाए। सो सर्जन को क्या करना है, टेंशन फ्री एनास्टोमोसिस अगर नहीं कर पाए तो दैट विल बी cause of fistula, proper supply of blood at cut edges, ठीक है। अगर कट एजेस पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं आ रही है then that can also cause, avoid cautery injury, जो कॉटरी होता है उसकी इंजरी को बहुत ज्यादा प्रिवेंट करना पड़ता है ऐसी सर्जरीज में। कॉटरी इज बेसिकली अ डिवाइस जो कि हम यूज करते हैं टू मिनिमाइज द ब्लड सप्लाई, बेसिकली इट्स अ प्रोब। इसमें क्या होता है कि हम अगर किसी भी पार्ट को ऐसे कट करना है तो हम कॉटरी से करते हैं, इससे क्या होता है कि ब्लड जो निकल रहा होता है उससे वो मिनिमाइज हो जाता है, तो ब्लड लॉस मिनिमाइज होगा। सो फैक्टर्स विच प्रिवेंट स्पॉन्टेनियस क्लोजर ऑफ द फिस्टुला, अब कुछ ऐसे फिस्टुलास होते हैं जो खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। सो फैक्टर्स ऐसे कौन कौन से हैं जो कि खुद क्लोज होने से फिस्टुला को रोक रहा है, तो वो उसको आप याद रखोगे कैसे, फ्रेंड्स विच इज द एनिमी ऑफ फिस्टुला, यानी कि ऐसा दोस्त जो कि दुश्मन होता है अंदर से पर दिखाता क्या है कि वो आपका दोस्त है। ऐसे मेडिकल कॉलेज में कई सारे दोस्त आपको मिल चुके होंगे अभी तक, आप फाइनल ईयर में हो, ऑब्वियसली मिले होंगे, अब तो आपको लगता होगा पूरी दुनिया ही MC है। सो F स्टैंड फॉर फॉरेन बॉडी, R स्टैंड फॉर रेडिएशन, I स्टैंड फॉर IBD, E स्टैंड फॉर एपिथेलियालाइजेशन, N स्टैंड फॉर नियोप्लाज्म, D स्टैंड फॉर डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन एंड S स्टैंड फॉर स्टीरॉइड्स। अगर ड्रग स्टीरॉइड्स के अगर डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन है तो क्या होगा, वहां पे प्रेशर बढ़ जाएगा, एज अ रिजल्ट क्या फिस्टुला जो होगा वो बढ़ जाएगा। N स्टैंड फॉर नियोप्लाज्म, नियोप्लाज्म की प्रेजेंस में, E स्टैंड फॉर एपिथेलियालाइजेशन एंड IBD इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसकी वजह से भी फिस्टुला जो है वो स्पॉन्टेनियसली क्लोज नहीं होता है। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की, तो क्या होगा इसमें, स्किन एक्सकोरिएशन, और एक्सकोरिएशन का क्या मतलब होता है, अब्रेडिंग ऑफ द स्किन, ठीक है, स्किन का एब्रेशन। सेकेंड, सीवियर माल न्यूट्रिशन, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, हो सकता है कि पेशेंट को काफी ज्यादा विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो, आयरन की डेफिशिएंसी हो, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो। रिकरेंट सेप्सिस, बार बार पेशेंट को सेप्सिस हो रहा हो। पेलिग्रा होगा, क्यों, क्योंकि नायासिन की डेफिशिएंसी होगी। ओस्टियोमलेशिया, विटामिन D डेफिशिएंसी, जिंक डेफिशिएंसी, ठीक है। तो डेफिशिएंसी डिजीजेस, सो डेफिशिएंसी डिजीजेस ज्यादा देखने को मिलेंगे एंड माल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। सो ट्रीटमेंट के 4 फेजेस हैं। तो पहले फेज में क्या होगा, फ्लूइड रिससिटेशन होगा, तो पेशेंट में जो भी फ्लूइड वॉल्यूम लॉस हुआ है उसको हमें वापस से रिस्टोर करना है, जिसमें हम पेशेंट्स को IV फ्लूइड्स देंगे। सेप्सिस को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि इन पेशेंट्स में बार बार सेप्सिस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से काफी ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में है ड्यू टू फिस्टुला, तो हो सकता है कि पेशेंट को सेप्सिस हो जाए। नेक्स्ट इज सेप्सिस कंट्रोल, क्योंकि इस पेशेंट को बार बार ही सेप्सिस हो रहा है, इसलिए क्या करेंगे, हम सेप्सिस कंट्रोल करेंगे। सेप्सिस के मैनेजमेंट पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जो कि आप देख सकते हो। नेजोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन, जो फ्लूइड है जो बाहर निकल रहा है उसको कम कैसे कर सकते हैं, कि हम फ्लूइड को कम कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, नेजोगैस्ट्रिक रेल स्ट्रिप डाल के जो पेट में जो फ्लूइड है उसको हम खींच लेंगे, तो उससे क्या होगा, फ्लूइड कम हो जाएगा। तो फिस्टुला से क्या होगा, फ्लूइड कम आएगा, तो हम नेजोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन करेंगे। फिर क्योंकि पेशेंट में माल न्यूट्रिशन हो रहा है तो हम क्या उसको न्यूट्रिशन देंगे। पहले क्या देंगे हम, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, फिर जब पेशेंट स्टेबल हो जाए, फिर जब पेशेंट इस लायक हो जाए कि वो खा पी सके, तो हम फिर उसको एंट्रल न्यूट्रिशन देंगे। अब हम बात करते हैं मेडिकेशंस की जो इसमें हम पेशेंट को देते हैं। सो कुछ मेडिकेशंस हैं जैसे जो कि हम फेज 2 में देंगे। स्लो बॉवल की जो मूवमेंट है उसको हम स्लो करने के लिए हम लोपेरामाइड देंगे, डाइफिनॉक्सिलेट देंगे।
फिर डिक्रीज इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस, इंटेस्टाइन के सिक्रेशन को हमें डिक्रीज करना है तो हम पेशेंट को क्या देंगे, ऑक्ट्रियोटाइड। स्टमक के सिक्रेशन को कम करना है तो प्रोटीन पंप इनहिबिटर पेशेंट को देंगे। पीपीआई के एग्जांपल क्या होते हैं, ओमिप्राजोल। फेज 2 इज बेसिकली सीआईडी का काम, ऑल इन्वेस्टिगेशन इसमें होगा। इसमें तुम फिस्टुलोग्राम करोगे, सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी, इलेक्ट्रोलाइट जो भी है सब आप इस फेज 2 में करोगे। फेज 3 में करेंगे सर्जरी, जो कि इमिडिएटली नहीं करते, 6 वीक के बाद करते हैं। मोस्टली क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली क्लोज हो जाता है, पर लेकिन मैंने आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स बताए, फ्रेंड्स निमोनिक से याद करने के लिए बताया आपको, जो कि स्पॉन्टेनियसली क्लोज होने से रोकता है। फिर बात आती है फेज 4, जिसमें हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशंस करते हैं पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट जो होगा वो सीवियरली मालनरिश्ड हो जाएगा। सो आई होप कि तुम्हें ये टॉपिक समझ में आया हो एंड काफी हद तक तुम्हें याद हो गया हो एंड आपको याद करने के लिए काफी ज्यादा मेमोरिक्स हेल्प भी मिल जाएगी। सो आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।